सारी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं। ऊपर सारा रिफॉर्म्स वगैरह वगैरह, ये सारा इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी का ग्राउंड प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं कि सोशोलॉजी आ जाए। देखिए, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इस तरीके से मैंने कहा था कि ये लोग भारत नहीं आए थे, या इवन डरखाइम वगैरह, ये लोग सब लोग ब्रिटिशर्स ने जो राइटिंग की थी, ब्रिटिशर्स ने जो हमारा बायस हमारे बारे में थिंकिंग की थी या जो लिखा था, उसी को पढ़ के अपनी थ्योरीज हमारे बारे में बताई हैं, या इंडियन सोसाइटी के बारे में इन लोगों ने लिखा है उनकी थ्योरीज से। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी थ्योरी से कोई क्या ही समझेगा। जब आप एक साइड का ही पर्सपेक्टिव दिखा रहे हो, आपके साइड का, और इंडिया का कुछ बता ही नहीं रहे हो। ब्रिटिशर्स की राइटिंग में यही था ना, वो अपनी तरफ से देख रहे थे कुछ, और इंडियन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं। तो इन लोगों से बाकी कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर ने स्टडी की है, और वो उनकी स्टडी में आप देख लेंगे कि उस तरीके का समाज देखने को मिलता है। जैसे मैक्स वेबर ही हिंदुइज्म के बारे में कितना कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रेड नहीं डेवलप हो सकता। बहुत सारे पॉइंट्स सही हैं, लेकिन बहुत सारे सही भी नहीं है। ठीक है, और मैं स्टिल बिलीव करती हूँ कि आपको फील्ड स्टडी किए बिना कोई भी थ्योरीज को स्टैब्लिश नहीं करना चाहिए। जैसे WHR रिवर जो थे, उन्होंने टोडास की स्टडी की, और उनके दो स्टूडेंट GS कुरिया एंड KP चट्टोपाध्याय जो थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इंडिया में डेवलप होना। ठीक है, उसके बाद AR जो राइटली ब्राउन थे, उन्होंने अंडमान आइसलैंडर्स जो स्टडी की है, उसमें बहुत ज़्यादा रिवर्स की जो स्टडी है उससे हेल्प ली है। और इंडिया के दो स्कॉलर्स जो थे, LK अनंत कृष्ण अय्यर और SC रॉय, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, जो इन लोग दोनों लोग एंथ्रोपोलॉजी में कोई ट्रेनिंग नहीं लिए थे, पर इन लोगों ने बहुत ही अच्छे इस पे स्टडी की है। ओके, ठीक है। In addition to his research work among the tribes of Bihar, Roy founded and edited the famous journal Man in India. A year, because of his anthropological writing, was appointed to a lectureship to ethnography at Calcutta University. ठीक है, ठीक। अब ये जो तो दो लोग, SC रॉय, इन्होंने क्या किया, रॉय ने बहुत ही फेमस जो जर्नल था उसको एडिट किया, मैन इन इंडिया में। जर्नल का नाम मैन इन इंडिया था, इसमें एडिटिंग का काम इन्होंने किया। और इन्होंने अपना रिसर्च वर्क, रॉय ने, SC रॉय ने, बिहार की ट्राइब पे किया। जो अय्यर थे, उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल बहुत अच्छी राइटिंग की, इसी की वजह से इनको लेक्चरशिप मिली, यानी लेक्चरर बनने का अपॉर्चुनिटी मिला। कहाँ? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और जो कि फर्स्ट डिपार्टमेंट बना किसका? एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया का। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का। उसके बाद एफर्ट्स ऑफ ब्रजेंद्र नाथ सील जो थे, उनका एफर्ट्स जो लगाया उन्होंने कि जो सोशोलॉजी है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस हो, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में लोग उसे पढ़ें, वो बहुत ही बड़ा मतलब उनका एफर्ट था। इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी भी किया वैश्वनिज्म का, और उन्होंने पेपर रेस ओरिजिन और ट्रीटीज ऑन पॉजिटिव साइंस ऑफ एशियंट हिंदूज पे भी किया। मतलब उन्होंने रेस ओरिजिन क्या है और साइंटिफिक साइंस क्या है हिंदूज, एंशियंट हिंदूज का, उसके बारे में भी स्टडी की। और ये उन्होंने बोला कि जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो मल्टी लीनियर, एंड जजमेंट्स रिगार्डिंग द सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी ऑफ सोशल कस्टम एंड इंस्टीट्यूशन हार्डली मेड एनी सेंस। ठीक है, इन्होंने बोला जो सोशल डेवलपमेंट होता है, समाज में जो प्रगति होती है, डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो बहुत सारे चीज़ों से मिलके बना होता है। तो किसी को भी जज करना कि ये कल्चर या ये समाज जो है वो सुपीरियर है, यानी ये बहुत ऊपर है और एक ये निचला है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, मतलब बेसिकली इसको, अगर आप कल्चर पढ़ेंगे, मेरे कल्चर पे वीडियो है, अगर आपको कल्चर के बारे में पढ़ना है सोशोलॉजिकली, तो 5 मिनट सोशोलॉजी में होगा। तो इसको एथनो सेंट्रिसिज्म कहा जाता है, जहाँ पे हम इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने कल्चर के अलावा हर कल्चर हमें छोटा या इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। ठीक है, अंग्रेज भी एथनोसेंट्रिक थे। उन्होंने, सील ने, और ऑल्सो मतलब जो सोशोलॉजी की जो स्टडी थी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1907 में की। उसके बाद बिनोय कुमार सरकार एंड राधा कमल मुखर्जी, जो कि दोनों लोग ये इनके
सील के स्टूडेंट थे, टॉट द सब्जेक्ट थ्रू देयर वाज नो सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी देयर। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दोनों ने बिनोय कुमार सरकार और राधा कमल मुखर्जी जो कि सील के स्टूडेंट थे, उन्होंने कलकत्ता में सोशोलॉजी पढ़ाई, लेकिन सोशोलॉजी का कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं था। ठीक है, सोशोलॉजी का जो रिकॉग्निशन हुआ कि ये अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, अलग डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत बाद में आया। ठीक है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इन इंडियन, मतलब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह जो सब्जेक्ट थे वो रिकग्नाइज हो गए थे, लोग उसको पढ़ रहे थे, लेकिन सोशोलॉजी को अभी उतनी उसका डिपार्टमेंट अभी नहीं मिला था और उतना पहचान नहीं मिली थी। फर्स्ट सोशोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1919 में आया, अंडर द लीडरशिप ऑफ सर पैट्रिक इदास। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे सोशोलॉजी को एक फर्स्ट पेपर था एमए कोर्स का इकोनॉमिक्स में, उसी में पढ़ाया जाता था, अलग एकदम नहीं पढ़ाया जाता था, मतलब सोशोलॉजी ऑनर्स या सोशोलॉजी मास्टर्स नहीं कराया जाता था, इकोनॉमिक्स के एक पेपर में दिया गया था। एक पेपर जैसे हम इलेक्टिव नहीं लेते, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस से एक ऑप्शन होगा पेपर लेने का, जैसे कि MPA 016 आपने सुना होगा, तो वो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सब्जेक्ट है जहाँ पे लोकल गवर्नेंस पढ़ते हैं, और MPS पढ़ा होगा उसमें बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो वैसे ही एक पेपर के रूप में दिया जा रहा था। और इनका जो पैट्रिक थे, इनका सर पैट्रिक, उनका मेजर फोकस था कि सोशल रियलिटी को समझना, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव रखना। देखिए कोई भी पर्सन जब एक सब्जेक्ट पढ़ता है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब्जेक्ट का जो लाइन है उसके अंदर रखे, तो पर मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव क्या होता है, जिसमें आप सोशोलॉजिकल स्टडी तो कर रहे हैं पर आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल व्यू भी साथ में रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा जो गेडिस थे वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे। इन्होंने अपना टाउन प्लानिंग में बेसिकली सोशोलॉजी ऑफ या अर्बन सोशोलॉजी में इंटरेस्ट भी दिखाया, टाउन प्लानिंग में, और जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारे अर्बन मतलब शहरों की या शहर खराब क्यों हो रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी जिसका नाम था टाउन प्लानिंग ऑफ कलकत्ता इंदौर। और इन्होंने जो टेम्पल सिटीज़ थी साउथ इंडिया की, वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन और बहुत सारे अवेयरनेस वगैरह बताया हमें। इन्होंने बहुत ही कम समय मुंबई यूनिवर्सिटी में अपना बिताया था, लेकिन जो इनका सोशोलॉजिकल अप्रोच था वो बहुत ही, हम कह सकते हैं, रैशनल था, फिलोसफिकल ओरिएंटेशन थोड़ा बहुत उसमें था, मतलब बहुत ही साइंटिफिक कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस था कि सोशोलॉजी भारत में डेवलप हो, चाहे उनके जो स्टूडेंट थे GS खुरिया, NA तो सॉरी इनका सरनेम मुझे थोड़ा वो लग रहा है, जो भी हो आप कमेंट में बताइएगा, इन पर्टिकुलर एंड अब्जॉर्ब श्रीनिवास ट्राई टू कैरी फर्दर, और श्रीनिवास भी इन्हीं का जो लाइन था वो रिसर्च में लेके आए, जो कि श्रीनिवास जी ने अपना जो डॉक्टरेट था वो ऑक्सफोर्ड से किया। ठीक है, तो GS गोरिया को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया गिडेस ही द्वारा। ठीक है, इनका आप योगदान बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं सर पैट्रिक गिडेस का, बिकॉज इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया सोशोलॉजी भारत में डेवलप होने के लिए। तो GS घोरिया को इन्होंने यूनाइटेड किंगडम भेजा ऑक्सफोर्ड से अपनी कैम्ब्रिज से अपनी डिग्री लेने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने कास्ट पे वर्क किया। GS घोरिया का आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी जो बर्थ इन मुंबई यूनिवर्सिटी वेर ही बिकम बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी में यहाँ प्रोफेसर बनते हैं एंड हेड ऑफ सोशोलॉजी डिपार्टमेंट बनते हैं। उसके बाद इन्हीं की लीडरशिप के अंडर, मतलब हम अभी GS घोरिया की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशोलॉजी में डेवलपमेंट होता है, रिसर्च भी कंट्री में काफ़ी होता है, और इनके जो गुड़िया के स्टूडेंट होते हैं वो ऑल ओवर कंट्री में होते हैं, और बाद में जो कि बहुत बड़े बड़े पेपर्स लिखते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट के हेड बनते हैं। ठीक है, तो गुड़िया सर ने भी काफ़ी ज़्यादा हमारा जो सोशोलॉजी का विकास हुआ है उसमें योगदान दिया। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी आगे इनके बारे में काफ़ी कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये कैथोलिक थे, और इनके जो इंटरेस्ट और मेथड से उसमें थोड़ा बहुत इसका झलक दिखेगा।
इनके अ फ्यू ऑफ हिज स्टूडेंट के.एम. कपाडिया, इरावती कर्वे, बहुत ही फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं ये विमेन पहली सोशोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं। एंड एस.वी. कारिंदिंकर, इन्होंने इनकी अप्रोच और कॉन्सेप्ट को समझा और बहुत जो हमारे देश में जो धर्म से रिलेटेड या सेक्रेड पवित्र टेक्स्ट है, लिटरेचर वगैरह संस्कृत में, उनको भी समझने की कोशिश की। एम.एन. श्रीनिवास, अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, ए.आर. देसाई, अ मार्क्सिस्ट, इन्होंने अपना जो पीएचडी थी सोशियोलॉजी में किया अंडर गुरियास के सुपरविजन के अंदर, गुरिया सर के और इन्होंने गुरिया सर ने इंडियन सोशियोलॉजी की जो सोसाइटी है वो 1952 में फाउंड की, मतलब बनाई। एंड ये फर्स्ट एडिटर थे जर्नल जो था जिसका नाम था सोशोलॉजिकल बुलेटिन। तो गुरिया सर ने काफ़ी कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है और इसमें आप जितने नाम पढ़ रहे हैं, एम.एस. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, के.एम. कपाडिया, ये सारे लोग या ए.आर. देसाई बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशोलॉजिस्ट होंगे आपके इस पेपर में और आगे फ्यूचर में भी, ठीक है। बिकॉज ये लोग फाउंडिंग फादर्स आप कह सकते हैं, सब लोगों ने भारत में सोशोलॉजी का विकास किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया सोशोलॉजी का बाद में, थोड़े समय बाद, और एंथ्रोपोलॉजी का भी। उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था राधा कमल मुखर्जी का एंड दुरुज्योति प्रसाद मुखर्जी का, जो कि और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे डी.एन. मजुमदार, जो कि हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा इनको पढ़ा जाता है, सोशोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे। और ये लोग सारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लखनऊ यूनिवर्सिटी को डेवलप करने में कोशिश की। उसके बाद जो राधा कमल मुखर्जी थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे बजेंद्र नाथ सील, जिनके बारे में हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, बिनोय कुमार सरकार एंड पैट्रिक गिदस, जो कि मेजर रोल प्ले किए हैं सोशोलॉजी इंडिया में डेवलप होने के लिए। तीनों लोग इनसे काफ़ी इंस्पायर थे। इनके जो अर्लियर वर्क है वो बहुत ही साइंटिफिक ओरिएंटेड और इकोलॉजिकल सोशोलॉजी पे मतलब बेस्ड है, ठीक है। और इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी पे फोकस किया, यानी जो सोशोलॉजी हो केवल हम सोशोलॉजी के बाउंड्रीज के अंदर नहीं, अदर डिसिप्लिन को भी समझते हुए पढ़ें, ठीक है, और जो रियलिटी है उसको बेहतर समझ पाए। अब सामाजिक रियलिटी समझने के लिए आप पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक को नहीं पीछे छोड़ सकते, इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की जाती है। इन्होंने अमेजिंग जो था वर्क सोशोलॉजी, इकोनॉमी और कल्चर पे किया, ठीक है, या फिलोसफिकल पे। और इनका हिज फील्ड एंड फार्मर्स ऑफ औध बहुत ही अच्छा एग्रेरियन स्टडीज़ हमें दिखाता है, यानी किसान और कृषि से रिलेटेड इनका जो ये स्टडी था वो बहुत ही अच्छा है। इंडियन लेबर क्लास पे इन्होंने बेसिकली लिखा है। अब डीपी मुखर्जी देख लेते हैं। ये राधा कमल जी, ये बहुत ज़्यादा इंडियन ट्रेडिशन और फिलोसफी पे विश्वास रखते थे। एंड जो इनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, स्कीम था इंडियन सोसाइटी को पढ़ने का, वो थोड़ा राधा कमल से डिफरेंट था। वो मार्क्सियन कंट्रीब्यूशन को मानते थे, ठीक है। उसके बाद डी.एन. मजुमदार, जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे बाय ट्रेनिंग, एंड उनका सोशल बैकग्राउंड ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इंडिया में, यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको आप काट दीजिएगा अगर, ठीक है। ये मेरे हिसाब से कई बार बनाते टाइम इंसान को दिखता नहीं है और बाद में नज़र आता है। तो इनका जो इंडियन कल्चर में जो प्रॉब्लम थी या समस्याएं थी या जो कल्चर चेंज हो रहा था उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद ए.आर. वाडिया की अगर हम बात करें तो ये सोशोलॉजी की जो टीचिंग है वो मैसूर यूनिवर्सिटी में शुरू की थी और एज अ अप्लाइड फिलोसफी, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था सब्जेक्ट बीए लेवल पे 1928-29 में। यहाँ पे कंबाइंड मतलब मैसूर यूनिवर्सिटी में कंबाइंड डिपार्टमेंट सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का था अंडर लीडरशिप ऑफ इरावती कार्वे, ठीक है। ये बहुत ही फेमस मान सकते हैं कि सोशोलॉजिस्ट है। बहुत आप स्टडी इनके बारे में इस बुक में तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप आगे यूजीसी नेट के लिए जाते हैं या इवन यूपीएससी के लिए जाते हैं तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। इन्होंने डेक्कन कॉलेज जो था महाराष्ट्र के पास या ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पुणे, वहाँ से वर्क किया, पढ़ाई की। कार्वे बहुत सारे फेमस किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया का बहुत ही अच्छा इन्होंने वर्क किया, इसकी लेखिका है ये। और इन्होंने बहुत सारा फील्ड वर्क किया डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में। और इनका नॉलेज जो था संस्कृत के बारे में, इनको बहुत सारे जो हमारे पुराने किताबें हैं
लॉ से रिलेटेड, कहानियों से रिलेटेड, स्क्रिप्चर से रिलेटेड, उसको समझने में आसानी की। आपको संस्कृत आएगा तो आप प्राचीन कई सारी किताबें पढ़ सकते हैं। इन्होंने सोशोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पूना यूनिवर्सिटी को मतलब बेसिकली वो किया, शुरुआत की। और द उस्मानियन यूनिवर्सिटी जो थी वो 1928 में सोशोलॉजी एज वन ऑफ द ऑप्शन एट बीए लेवल ऑफर करने लगी, ठीक है। और मतलब बीए ऑनर्स कर सकते हैं आप सोशोलॉजी में, ये कहने का तात्पर्य है उस्मानियन यूनिवर्सिटी में। लेकिन 1946 में ही एक सोशोलॉजी का प्रॉपर जो डिपार्टमेंट होता है वो शुरू हुआ, एंड क्रिस्टोफर वॉन फ्यूरर, हेड ऑफ एंड एस सी डुबे वर एसोसिएट विद इट। 3 जने इनसे जुड़े थे। आप अगर सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप जो निर्मल कुमार बोस थे उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। तो इन्होंने सोशोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन फ्रीडम जब स्ट्रगल हो रहा था, आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी, तो इनको जेल, उसके बाद इन्होंने एकेडमिक्स में ऑफ कोर्स जेल में रह के आप क्या ही काम कर सकते हो, लेकिन जब स्ट्रगल खत्म हो गया, इंडिया आज़ाद हो गई, तो इनको असिस्टेंट लेक्चरर इन एंथ्रोपोलॉजी कोलकाता में मतलब काम करने को मिला, और ये डायरेक्टर फिर बन गए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, एंड कमिश्नर बन गए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, गवर्नर ऑफ इंडिया इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी। वो जो बोस थे वो स्टूडेंट किसके थे, इंडियन जो सिविलाइजेशन और कल्चर है उसके, ठीक है। और जो इनका अप्रोच था वो हिस्टोरिकल और फील्ड रिसर्च पे ज़्यादा फोकस था। ये लोगों को बोलते थे कि फील्ड रिसर्च करो, बिकॉज माइंड में फिर आप प्री जजमेंट नहीं रखोगे, खुद की आंखों से देखोगे तो समझ पाओगे। जो ट्राइबल स्टडीज़ है उनको उनका जो योगदान है, वेरियर एल्विन का, एल्विन बहुत ही फेमस है, इनके बारे में अभी आप बुक में पढ़ोगे। इन्होंने बहुत सारे मोनोग्राफ्स लिखे हैं, बैगमा, मौर्या, एग्रेनियन मध्य प्रदेश में, और सौराफ उड़ीसा के, डिफरेंट ट्राइब्स पे। ओके, तो स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेशनलाइज्ड हो गया कब, 1910 से 1950 के बीच में, ठीक है। प्रोफेशन बन गया, लोग इसमें स्टडी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, नॉल वगैरह। कुछ ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट हियर और देयर थे, लेकिन फिर भी बॉम्बे जो यूनिवर्सिटी था वो इकलौता सेंटर था जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च आप सोशियोलॉजी में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी भी इंक्लूडेड था उसमें। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी कहीं ना कहीं पीछे छूट गए, किससे, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस था हमारा, बिकॉज हम बहुत पिछड़ चुके थे, और पॉलिटिकल साइंस बिकॉज आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं बेस होता है किसी भी कंट्री का। और उसके बाद सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी को ऐसे देखा जाता था कि यूरोपियन अमेरिकन का ट्रेडिशन है, ठीक है, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो एक्चुअली में उन्हीं लोगों ने किया था, और कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों ने जड़ इसका दिया था। तो इंडियन एकेडमिक्स में सोशियोलॉजी को थोड़ा निचले तबके से देखना भी इस पीरियड में शुरू हो गया, ठीक है। और जो नेशनलिस्ट लोग थे उनके नज़र में एंथ्रोपोलॉजी था, वो मानते थे कि वो कॉलोनियल जो मतलब ब्रिटिशर्स का एरा था उनके रिलेटेड था, या उनके काम में प्रयोग होता था, उस टाइम पे सही से डिफाइन नहीं था, ठीक है। फिर भी इतना होने के बाद भी, इतना हॉस्टाइल होने के बाद भी, जो कुछ स्कॉलर्स थे वो अपना काम करते गए, फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन, कास्ट, जॉइंट फैमिली, अनटचेबिलिटी, रिलीजन, सेक्ट, डिफरेंट टॉपिक्स पे अपना रिसर्च करते गए, सोशल इंस्टीट्यूशन पे लिखते गए, धर्म, जॉइंट फैमिलीज क्या होती हैं, कास्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी एथनोग्राफिक मतलब जो अकाउंट्स होती हैं छोटे छोटे ट्राइब्स की, या बहुत सारे फोक वेयर और कल्चर, ट्राइब, रूरल पीपल, अर्बन पीपल, इन सब के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ छपी, ठीक है। और इसी वजह से सोशियोलॉजी कम से कम इंडिया में एक अपने लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, एक ऐसा जगह बना दिया जहाँ पे वो खड़े हो सके और सोशियोलॉजी को लोग समझ सके, क्योंकि स्कॉलर्स रुके नहीं, चाहे इश्यूज आए, भले इसको निचले तबके का थोड़े टाइम के लिए देखा गया, लेकिन जो उसके थोड़े बहुत लोग जो रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो करते गए, ठीक है।
उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ प्लान डेवलपमेंट शुरू हुआ कंट्री में, यानी विकास करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, तो प्लानिंग कमीशन बना और उसने रिसर्च प्रोग्राम कमेटी बनाया, ठीक है। एंड इसमें हमें रिलायबल डेटा चाहिए था। जो रिसर्च प्रोग्राम कमेटी था, अगर मान लीजिए कि किसी के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है, किसी के लिए आप कोई नीति पॉलिसी बनाना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि किसी गांव में, पर्टिकुलर गांव में क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, या पर्टिकुलर कास्ट की क्या ज़रूरत है, औरतों की क्या ज़रूरत है, इन सब के बारे में अगर आपको प्रोग्राम बनाना है, तो आपको अगर प्रोग्राम वगैरह कुछ भी बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। और इसलिए ऐसे लोगों को कलेक्ट किया गया, और कि ऐसे डेटा को कलेक्ट कर सके, तो सोशोलॉजिस्ट के लिए बहुत, या सोशोलॉजी को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी बन गया। और सेपरेट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी पूरी कंट्री में फैलने लगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये प्लान डेवलपमेंट हमने कंट्री के लिए सोचा था, और नेशनल प्लानिंग कमीशन ने फिर रिसर्च प्रोग्राम कमेटी बनाई, उसने सोशोलॉजी को फैलने का बहुत अच्छा मौका दिया। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ चैनल को अपने सारे फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। मैं हर वीडियो में नहीं कहती, बिकॉज टाइम वेस्ट होता है। और नोट्स के लिए या कोई इन्फो के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, जहाँ पे हम सोशोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ती रहेगी।